हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं। ये मिक्स क्वेश्चंस का क्विज़ होगा, ओके। और हर बार की तरह आपको बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जितने में नीचे आपको लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे टेस्ट होता है लाइव, और लाइव स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर्स देते हैं। तो आप चाहें तो डेली रात को 10 बजे इस टेस्ट को लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडियो प्रसारण में एएम का क्या है? एएम की फुल फॉर्म बतानी है। एएम का तात्पर्य क्या है बताइए। एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जो रेडियो होता है ना, उस पर लिखा भी रहता है एएम एफएम, आपने पढ़ा होता तो बताइए उसमें जो एएम होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? बताइए फुल फॉर्म क्या होती है। पेपर में कई बार पूछी भी गई है। ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम का अर्थ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके। और जो एफएम लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बैटरी में मुख्यतः एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुख्यतः कौन से अम्ल का या एसिड का यूज होता है बैटरी में? बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? दीजिए आंसर जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से होम रूल लीग किसने शुरू की? तो बताइए, निम्न में से होम रूल लीग किसने शुरू की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोविंद रानडे, सी सुभाष चंद्र बोस एंड डी रामकृष्ण परमहंस। तो बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट, टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है, यानी संसद का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति, पर जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो बताइए कौन सा वो व्यक्ति है इनमें से? फोर्थ का, ए, बी, सी या डी? टाइम अप। इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, पर उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? ये क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का है, इंपॉर्टेंट है। बताइए अब इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कहवा, कहवा जिसे कॉफी भी बोलते हैं, रबड़, ईख या चाय? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ईख। ईख है जो, वो एक रोपण फसल नहीं है। बाकी सभी की सभी रोपण फसलें हैं। कहवा यानी कि कॉफी, रबड़ और चाय, ये सारे रोपण फसलें हैं। संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? तो बताइए संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 का संविधान को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इनमें से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उच्चतम न्यायालय? बताइए। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो अमेरिका से कौन सी चीज ली गई है इनमें से? बताइए। संशोधन की प्रक्रिया, विधि का शासन, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत? आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कौन सी चीज संविधान में कौन से देश से ली गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है जो, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? अब आपको पता है जो भी फर्स्ट हो इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो वर्ल्ड फर्स्ट हो, इंडिया फर्स्ट हो या हरियाणा फर्स्ट हो। तो अभी इसका आंसर क्या होगा बताइए? गिर, किबुल लामजाओ, जिम कार्बेट या रणथंभौर? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब देखिए ये गिर है, जो ये गिर गुजरात में है, किबुल लामजाओ मणिपुर में है, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है रणथंभौर का राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो फुल फॉर्म दे रखी है वो सही नहीं है, बताइए इनमें से। सिट की, सीएनजी की, एनजीटी की या केवाईसी की? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? एसआईटी यानी कि सिट, ये फुल फॉर्म सही नहीं है। इसकी सही फुल फॉर्म होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ओके, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है इसकी सही फुल फॉर्म, और बाकी फुल फॉर्म जो है वो सही है। चलिए इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो ये भी पूछी जा सकती है ना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इजी है, सबको याद होगी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है बार बार। केवाईसी नो योर कस्टमर, ये फुल फॉर्म होती है। तो जो फुल फॉर्म ये दे रखे हैं सारी की सारी याद कर लीजिएगा जो सही है। सीएनजी, एनजीटी और केवाईसी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, और सिट की मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी कि इंग्लिश की वोकैब आ गई है। जैसे कि आपको पता है मैं डेली आपको 4 वोकैब कराती हूँ, और चारों की चारों वोकैब आपको याद करनी होती है। तो अब बताइए सिनोनिम ऑफ बैफल। अब बैफल का सिनोनिम क्या होगा? पजल, ऑर्थोडॉक्स, सिंक या ग्रेटिट्यूड? दीजिए आंसर जल्दी से। 12th का आंसर बताइए, ए बी सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। आई होप आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश की डेली वोकैब लर्न कर रहे होंगे, जो मैं आपको कराती हूँ। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अब एचएसएससी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन तो आ ही चुकी है, तो एचएसएससी के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन भी कभी भी आ जाएगी। तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। इंग्लिश की वोकैब एकदम से याद नहीं होएगी, डेली की डेली जो मैं कराती हूँ उसको अच्छे से लर्न किया करो। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ बेफल क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि पजल। बेफल का सिनोनिम क्या है? पजल। अब देखिए बेफल क्या होता है? असमंजस में डालना। असमंजस क्या होता है? कंफ्यूज होना। ओके, और पजल भी क्या होता है? कंफ्यूज होना। तो बेफल पजल क्या हो गए? दोनों के दोनों कंफ्यूजन। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, जो हो ना पुराने विचारधाराओं को मानता हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। सिंक, सिंक होता है डूबना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है एहसान मानना किसी भी चीज़ का, किसी का भी, किसी के कराए हुए काम का, मतलब एनीथिंग, उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, एहसान। और बैफल का होता ही है पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ साइनिकल। अब इसका एंटोनिम बताना आपको। ट्रस्टिंग, गैलेंट, ब्रेजन या टायरसम? दीजिए आंसर। 13 का आंसर क्या होगा? एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? एबीसी या डी? चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ट्रस्टिंग। आप देखिए ट्रस्टिंग साइनिकल क्या था? जिसे इंसानों से नफरत हो या भरोसा ही ना हो, यानी कि हर बात में वो कमी निकालते हो, तो साइनिकल जिसे इंसानों से नफरत हो या भरोसा ही ना हो। ट्रस्टिंग क्या होता है? इसका उल्टा हो गया, सभी पर विश्वास करने वाला। ठीक है, सभी पर विश्वास करने वाला ट्रस्टिंग। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। गैलेंट, गैलेंट क्या होता है? बहादुर जो हो। सुना भी होगा आपने कि उस फौजी को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, उस इंसान को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, यानी कि बहादुरी का अवार्ड दिया गया। तो गैलेंट क्या हो गया? बहादुर। ब्रेजन, ब्रेजन होता है ढीठ या बदतमीज। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ब्रेजन का मीनिंग ढीठ या बदतमीज। नेक्स्ट है टायरसम। टायरसम क्या होता है? थका देने वाला। ओके, टायरसम का तो आपको पता ही है, थका देने वाला, कई बार आपको बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट एडियम, इडियम बताइए अब। व्हेन ही सा द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। अब इडियम बताना आपको, टुक टू हिज हील्स का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? रैन अवे इन फियर, वेंट स्लोली, वॉकड इन फियर या जम्प्ड फास्ट? दीजिए आंसर। 14 का आंसर क्या होगा? रन अवे इन फियर, यानी कि डर कर भाग जाना। अब देखिए टुक टू हिज हील्स, ठीक है, इसका क्या होगा? रैन अवे इन फियर, रैन अवे भाग जाना, इन फियर डर से, तो डर से भाग जाना, टुक टू हिज हील्स यानी कि रैन अवे इन फियर। याद रखिएगा ये इडियम सारे के सारे पहले पेपरों में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए सभी को ध्यान से किया कीजिए इन वोकैब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन who हैज ए गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एंजॉयज इट। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, पैरासाइट, स्टोइक, गवर्नमेंट या क्यूरेटर। वैसे इसका आंसर तो आपको ऑप्शंस में से देख के भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑप्शंस ज़्यादा मैचिंग डाले नहीं हैं। तो बताइए 15 का आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट। अब देखिए वन कोई भी, वो जो, हैज़ अ गुड टेस्ट, इसका गुड टेस्ट हो, अच्छा टेस्ट हो, स्वाद अच्छा हो, फॉर फूड खाने में जो ज़्यादा स्वाद लेता हो, एंड एंजॉयज इट, उसके मज़े भी लेता हो, तो वो कौन होगा, यानी कि भोजन का ज्ञान रखने वाला और स्वाद लेने वाला। ठीक है, तो अब उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या हो गया, चटोरा। गवर्नमेंट को चटोरा भी बोल देते हैं, जो पता है ना, जो खाने का बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर खाता हो, बहुत ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, यानी कि चटोरा। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, परजीवी, जो खून चूसता रहता है किसी पे भी चिपक के, जैसे वो भैंस वगैरह गाय वगैरह पे चिपक जाते हैं ना, उन्हें पैरासाइट ही बोल देते हैं, एक तरीके से परजीवी होते हैं वो। स्टोइक, स्टोइक होता है एक तरीके से तटस्थ, तटस्थ मतलब साइड में रहने वाला। इसको सख्त भी बोल देते हैं, संयमी भी बोल देते हैं। ठीक है, सख्त, संयमी या तटस्थ, साइड में रहने वाला। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको बता ही चुकी हूँ, चटोरा। क्यूरेटर, क्यूरेटर क्या होता है, संग्रहालय का ध्यान रखने वाला, जो संग्रहालय में बैठे रहते हैं ना, जो आदमी ध्यान रखते हैं उन्हें क्यूरेटर बोलते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य है, मोहन गरीब है पर वह बहुत ईमानदार है। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है। देखिए मैंने आज थोड़ा अलग डाला है जानबूझकर, क्योंकि सिर्फ आपके वाक्य की सिर्फ 2 ही 4 टाइप रह गई है, बाकी मैंने सारी करा चुकी हूँ आपको, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ। अब इसकी भी मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा ही दूंगी। फिर 10 तारीख से आपकी स्टार्टिंग से हिंदी स्टार्ट करेंगे, 10 से या 12 से आई थिंक। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त। संयुक्त वाक्य है ये। आप देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी 2 वाक्य कंजक्शन से जुड़े हों और एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अब देखिए मोहन गरीब है, इसका मतलब निकल रहा है ना अलग से, हाँ निकल रहा है। वह बहुत ईमानदार है, उसका भी निकल रहा है, और पर क्या है, इसमें कंजक्शन हो गया, तो दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य की दूसरी पहचान ये है, उसमें या तो और आएगा, या फिर इसलिए मिलेगा आपको, या फिर पर मिलेगा। ये 3 चीजें जहां भी मिल जाए वहां हमेशा संयुक्त वाक्य मिलेगा। हो गई ना याद, और इसलिए तो आपको पहले ही याद था, पर और आज याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेश्वरीय में कौन सी संधि है। आप बताइए कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, या यण संधि है। ध्यान से देखकर बताइए, मैंने समझा रखा है आपको बहुत अच्छे से। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी समझ आ रहा है मैं स्टार्टिंग से हिंदी कराऊंगी, और अगर आप डेली ये क्विज अटेंड करते हो ना, तो वैसे भी आपको ये चीज़ें याद हो ही जाएंगी, क्योंकि मैं 2-3 जो चीज़ें होती हैं उनको उठा के 2-3 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि सबको अच्छे से याद हो जाए, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो आप भी स्टार्टिंग से एक तो क्विज देख लीजिएगा, इससे पहले के जितने भी क्विज हुए हैं क्विज 1 से लेकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उसके अलावा हिंदी मैं स्टार्टिंग से फिर भी कराऊंगी। ठीक है, तो सारे के सारे क्विज देख लीजिएगा फर्स्ट से लेकर। तो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि क्यों है इसमें, मैंने आपको बता रखा है, जब भी कभी 2 मात्राएं आ जाएं वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। अब देखिए वह के ऊपर 1-2 मात्राएं हैं ना, तो इस तरीके की 2 मात्राएं जब भी आ जाए वृद्धि संधि होती है। ठीक है, पतझड़ में कौन सा समास है। अब बताइए पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है। दीजिए आंसर जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास है। इसमें बहुब्रीहि समास, अब देखिए इसमें बहुब्रीहि समास क्यों है। बहुब्रीहि समास में आपको पता है ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें एक अन्य ही पद प्रधान होता है, यानी कि उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है, शब्द कुछ और होता है और उनसे मिलकर मीनिंग कुछ और ही निकलता है उसका। अब देखिए पतझड़, पतझड़ क्या है, पत्त जमा झड़, यानी कि पत्ते जो झड़ने वाले हों। ओके, और पतझड़ यहाँ पर मतलब तो यह है कि पतझड़ पत्ते जो झड़ने वाले हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, पतझड़ एक ऋतु की बात कर रहे हैं ये, जहाँ पर सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, आपको पता है पतझड़ आता है, उसके बाद बसंत भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है। सरला ने दही के साथ रोटी खाई। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, या करण कारक है। दीजिए आंसर जल्दी से, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। देखिए वेरी गुड,
सभी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, न्यू है आपके लिए, इसलिए तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर गलत भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कारक कौन सा है? करण कारक है। अब देखिए इसमें करण कारक क्यों है, उसका रीजन देखते हैं। अब देखिए जिसको कारक की विभक्ति याद है उसको पता होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब देखिए करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा भी बोलते हैं, आपको पता है ना, करण को से या के द्वारा भी बोलते हैं, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम हुआ हो, जैसे कि पेंसिल से लिखा, किसी चीज का यूज करके कोई काम किया गया। तो यहाँ पर रोटी खाई गई, किसके साथ खाई गई, किसका यूज करके खाई गई? दही का यूज करके खाई गई, दही के द्वारा खाई गई, दही से खाई गई। तो करण में कौन सी विभक्ति है? से या के द्वारा। तो जब भी से या के द्वारा आ जाए तो वहां हमेशा करण कारक होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वह कपोत सी चुनरिया जब लहर जाती गगन में, पंख आतुर फड़फड़ाता हंस सा अरमान मन में कौन सा अलंकार है? अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्ति है या उपमा है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा उपमा। उपमा अलंकार। अब देखिए इसमें उपमा अलंकार क्यों है। अब एक तो पहचान उपमा की ये है, सा, जो, जनु इस टाइप के शब्द आ जाए ना वहां हमेशा उपमा अलंकार ही मिलता है। ठीक है, जो, जनु, सा इस टाइप के, ठीक है, उपमा अलंकार ही मिलता है। और उपमा में हमेशा एक चीज की किसी दूसरी चीज से कंपेयरिंग की हुई मिलती है। अब देखिए वह कपोत सी चुनरिया जब लहर जाती गगन में, यानी कि आकाश में लहराती हुई चुनरिया है ना, जो उसको कपोत जैसा बताया गया है। कपोत सी चुनरिया यानी कि चुनरिया कैसी है? कपोत सी है। तो मैं आपको बताया ना, किसी चीज जैसी किसी चीज को कहा जाए तो उपमा अलंकार होता है। अब देखिए दूसरी लाइन में, पंख आतुर फड़फड़ाता हंस सा, फिर से सा आ गया ना, ऊपर सी आ रहा था, मतलब हंस जैसा। तो अब देखिए आकाश में लहराती हुई चुनरिया को तो कपोत जैसा बताया गया है, लेकिन दूसरी लाइन में मन के अरमान को हंस के समान कहा गया है, हंस सा। ओके, जो कि चुनरिया को देखकर फड़फड़ाता है। तो सा आ गया ना, तो सा, सी, जो, जनु जैसा, जब भी कंपेयरिंग आ जाए ना, इस टाइप से लिखा हो या कोई इस टाइप का शब्द आ जाए, जो, जनु जैसा, सा जैसे शब्द, तो वहां हमेशा उपमा अलंकार ही होगा। आई होप उपमा अलंकार आपको समझ आ गया होगा। उपमा अलंकार की कोई बात नहीं, मैं आपको लगातार कुछ दिन तक प्रैक्टिस कराऊंगी, नहीं आया होगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आज का प्रश्न है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं, नीचे ऑफलाइन कमेंट में देके जाना है। ओके, तो कल का जो आंसर था मैंने पिन करा दिया है कमेंट बॉक्स में, पिन हो चुका है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कल आंसर्स ठीक ही दिए थे, बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया था एक दो स्टूडेंट्स ने, तो मैंने देखे थे सभी के आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं सभी स्टूडेंट्स ने। तो अब ये आज का प्रश्न आपके लिए, इसका दीजिए आंसर, एंटोनिम ऑफ एमनेस्टी। अब देखिए जो भी मैं वोकैब आपसे पूछती हूँ ना, मैं पहले करा चुकी होती हूँ, मैं आपकी रिवीजन कराने के लिए ही पूछती हूँ। तो जिसने क्विज को ध्यान से देखा होगा पहले वालों को, वो इसका आंसर बहुत ईजिली दे पाएगा। तो इसका आंसर सभी को ऑफलाइन कमेंट में देके जाना है, और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स बाद में भी वीडियो देखते हैं ना ऑफलाइन, वो भी अपना स्कोर टाइप करके जाया कीजिए, मैं सभी का स्कोर चेक करती हूँ। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को डेली के डेली प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए। ओके, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और डेली रात को 10 बजे टेस्ट लाइव होता है, तो डेली रात को 10 बजे लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो आप भी चाहे तो इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, जिसको एनिमल हस्बेंड्री करनी है, मैंने एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पहले पेपर में आ चुके हैं कंप्लीट करा रखे हैं। और खासकर पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं ना, वो मैंने ट्रिक के साथ करा रखी है। तो जिसको पशुओं की नस्लें याद नहीं होती है एनिमल हस्बेंड्री की, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ट्रिक वाली को, आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ पर पशुओं की सारी नस्लें याद हो जाएंगी। ओके, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना मत भूलिएगा। और हाँ, हरियाणा की भी जो पहले पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनकी भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है हरियाणा जीके के नाम से। तो हरियाणा जीके के भी, इंडियन जीके के भी और एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और मई महीने के
हरियाणा के करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने डाली है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हिंदी की जो, अगर उनको हिंदी अच्छी करनी है, मैंने डेली की डेली अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है, तो क्विज़ 1 से लेके वीडियो देखिएगा सारी की सारी, उन सबको अच्छी लगेंगी और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।